अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और बोलो पाकिस्तान की खातिर, ये मेरा उन्वान हुआ करेगा जब हम सियासी मामलात पे वीलॉग लाएंगे। और एक चीज़ ये भी मैं बताता चलूं कि इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मैं जो सियासी मामलात या करंट अफेयर्स पे जो वीलॉग ला रहा हूं उसके लिए अलग चैनल होगा, और उसके लिए आपको मैं उसकी तफसीलात बताऊंगा। और पाकिस्तानी फैन की जो स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की जो वीलॉग्स होंगे वो इसी चैनल पर आप देख सकेंगे। लेकिन हमारे साथ इन दोनों चैनल्स को, पहले तो इसको भी सब्सक्राइब करें, और फिर जो नया चैनल बोलो पाकिस्तान की खातिर कल परसों में ला रहा हूं उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान पे ये डायनू और जिनू के जो पंजे हैं वो उसको जकड़े हुए हैं, तो तब तक यकीनन हमारे अंदर चैन तो नहीं आ सकता, बेकरारी रहेगी। और अब जो हम सुन रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम, तो अमूमन हम देखते हैं कि जो दौलतमंद लोग होते हैं ना, अमीर लोग होते हैं, उन्हें बड़ी फिक्र होती है कि मेरा ये जो पैसा है ये कोई चोरी ना हो जाए या टैक्स में ना चला जाए, उसको बड़ी ये यहाँ पर छुपाया वहां पे छुपाया। ये तो दौलतमंदों या अमीरों का हाल होता है। और फिर उससे ऊपर फिर जो इक्तदार में लोग होते हैं, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं, जो जिनके पास ताकत होती है, उनको भी ये फिक्र होती है कि ओहो, ये ना हो कि मेरी ताकत जो है वो छिन जाए, मेरे इक़्तिदार में जो मेरी जो पावर्स हैं वो उसको किस तरह से मैं अपनी, जब तक मेरी जिंदगी है वो पावर्स इंजॉय करता रहूं। यही हाल हमारे पाकिस्तान में है। और 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी आमद आमद है। और थम जी, और थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि चोरों को पड़ गए मोर, ऐलान कर दिया गया है या ऑर्डर हुआ है डू मोर। यानी जो एक सादी सी एक लकड़ी या छड़ी जो पिछले दिनों पकड़ाई थी फील्ड मार्शल साहब को, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनकी कोई बहुत ज्यादा मजीद पावर्स जो है वो उनको दी जा रही है। तो आसिफ मुनीर साहब ने कहा है कि ये जो छड़ी आपने मुझे दी है इसमें बकायदा, इसमें वो कोई एनर्जी या इसको चार्ज करके दें, और इसी वजह से जो फौज के अंदर जो हमारे इंतजामी मामलात है 243 के हवाले से उसमें भी तब्दीली की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जंगी जो मामलात हैं उसमें एक मरकजी हैसियत किसी इदारे को या किसी शख्सियत को होनी चाहिए, और ये मार का हक में कहा गया कि इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की गई। तो यही वजह है कि 243 यानी फील्ड मार्शल साहब अब एक ऐसा ओहदा हो जाएगा कि जिसको आईनी लबादा पहना दिया जाएगा। और हो सकता है उनके नीचे ही सारे, हो सकता नहीं बल्कि यकीनन उनके नीचे ही जो नेवल चीफ हैं वो भी, और आर्मी के अलावा फिर एयर चीफ मार्शल साहब भी, वो भी फील्ड मार्शल साहब के नीचे या मातहत हों। और ये भी पता चल रहा है कि शायद जो पैटर्न इन चीफ जो पहले सदर पाकिस्तान हमारे आइन में हैं, उनसे भी वो अख्तियारात छीन के वो फील्ड मार्शल साहब को दे दिए जाए। तो क्या ही कहने, एक मजा आ रहा है जैसे। और ये जो सीईसी की मीटिंग्स, और इसहाक डार अभी कल कह रहे थे जी अभी तो 18वीं तरमीम हजम नहीं हुई, और अब वो सेनेट के अंदर उस चीज का दिफा भी कर रहे थे। एक सैलाब आया ना एक गांव में, तो पहले एक जो बिल्कुल बेघर एक बंदा होता था, उसको कोई उधर ठोकर मारता था, कोई उसको उधर लात मारता था, उधर से गालियां खा, उधर से गालियां खा। तो कुछ अरसे के बाद उस पूरे गांव में सैलाब आ गया। सारे जो मकानात हैं, कोठियां, बंगले, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगे। और वो जो गरीब जो रोजाना लाते और मुक्के खाता था, वो एक दरख्त पे बैठ के चढ़ के या ऊंची जगह पे बैठ के चढ़ के आराम से ऐसे बैठ गया और नजारा लेने लगा और खुश होने लगा। और लोगों ने पूछा कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें क्यों खुशी महसूस हो रही है? तो उसने कहा कि मेरे को केड़ी चीज है जेडी रुड़ जानी है या जिदा कोई नुकसान होना है, तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ काम जाना है। तो इस वक्त अवाम के पास भी अब कौन सी 26वीं तरमीम, कौन सी 27वीं, 28वीं या 128वीं या 127वीं, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। जो उनके साथ किया जा रहा है इस तरमीम के आने से पहले भी कोई हाथ होला नहीं रखा गया, और जो बाद में किया जाएगा वो भी कौन सा इनके साथ कोई रहम किया जाएगा। तो उनको अवाम बिल्कुल बेफिक्र है
फिक्र पड़ी है तो ये जिन्होंने छड़ी दी थी, खाली छड़ी, जो अब चार्जिंग भी मांग रहे हैं कि जिन्होंने पकड़ी थी, तो वो उनको अब ये फिक्र हो रही है कि ये अगर हमने ये सारा कुछ ही दे दिया, और फिर ये जो सबसे अहम चीज जो 18वीं तरमीम में इन्होंने किया था कि पूरे मुल्क के जो वसाइल हैं, समझे कि सूबों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए थे, और खासतौर पे पीपल्स पार्टी की तो मौजें लगी हुई थी। आप कराची में देख लें, आप अंदरूनी सिंध में देख लें, वो कहते हैं जी हमने बहुत पैसा लगा रहे हैं लेकिन हम बताते नहीं, तशहीर नहीं करते। तो कहाँ लगे हैं, कहाँ पर कोई चेंज आया है, ये हमारे सामने, यानी जो भी 18वीं तरमीम के बाद जो, या एनएफसी के बाद जो उनको वसाइल दिए गए, वो माशाल्लाह आपने देखा है कि सिंध के जो वुज़रा हैं, वो ही अब समझे कि आसिफ जरदारी 2 बने हुए हैं, कोई परवाह नहीं है। और फिर जो जितना बड़ा से बड़ा कोई ओहदेदार है वहां पे, उनकी मौजें लगी हुई थी एनएफसी में। अब मसला ये आ गया है कि भाई ये जो भत्ता मिलता था हमें वफाक से, उसका क्या बनेगा? मरियम साहिबा जो कहती थी मेरा पानी मेरा पैसा मेरी मर्जी, उसमें अगर कटौती हो गई तो फिर ये क्या बनेगा? तो ये बड़ी एक, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम ऊंची जगह पे बैठ के अवाम अब मौजे और मजे के साथ इनका जरा देखें कि क्या करते हैं ये लोग, कि इनसे वो तमाम अल्ले तल्ले जो हैं वो आर्मी चीफ साहब ने मांग लिए हैं, वापस करो। और 18वीं तरमीम की जो भी इस किस्म की जो नाजायज तौर पे जो बंदर बांट थी सूबों में, वो उन्होंने कहा है कि जी सारा कर्जा अगर वफाक उतारता है तो आप कौन होते हैं कि सारा माल आप ले जाएं, और हम जो हैं वो पेट काट काट के पहले कर्जे लें और फिर उसको उतारे। तो ये तो एक 27वीं तरमीम में ये चीज आएगी जिसके लाले पड़े हुए हैं, जिसका कहा जा रहा है जी हम तो अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास है पीपल्स पार्टी में, उसका पता करेंगे। बिलावल साहब ने पहले ही ट्वीट कर दिया कुछ 6-7 नुकात में। तो अब बताएं जरा, पता चलेगा ना कि एक तरफ वही बात के केसेस इनके कहीं गायब नहीं हुए, शहबाज शरीफ हों, वो नवाज शरीफ, मेरे जो वसाइल हैं या मेरी जो आमदनी है उसमें अगर फर्क है तो आपको क्या? तो और जो आसिफ जरदारी साहब के हम बार बार कह चुके, ये सब केसेस, ये जो सब फाइलें हैं ये महफूज पड़ी हैं ताकि वक्त जरूरत काम आए। तो इनको आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला हो गया है कि भाई अब ये सारे जो अख्तियारात हैं अब इनको देने हैं, क्योंकि ये मजे से थे, ये तो कह के आए थे ना, ये आपने 3 साल रहना के बड़ा हुआ, चले 6 साल रह लेंगे, आगे तो मेरा बेटा बन जाएगा या मेरी बेटी वजीर आजम बनने वाली। इन्होंने अपनी लाइनें बनाई हुई थी, इनको क्या पता कि चोरों को मोर पड़ेंगे, और ऐसे पड़े हैं कि उन्होंने भी टाइम जाया नहीं किया। शाबाश, इस वक्त हम उनको शाबाश देंगे। और इस वक्त इमरान खान के हवाले से वो लोग सोच रहे होंगे यार कि यही अच्छी बात है। कल महमूद खान अचकजई ने ये कहा है दूसरी सियासी पार्टियों को कि भाई अगर अब भी होश के नाखून ले लो, आओ मैं चलता हूं इमरान खान के पास, और ये जो आप बिल्ले को दूध पिलाते थे ना बकौल आसिफ जरदारी साहब, वो जब मुशर्रफ साहब सदर थे तो कुछ अरसे के लिए वो उनके लिए बिल्ला था कि आप दूध पिलाते हैं, बिल्ला रोज दूध पी जाता है। अब बिल्ला बड़ा बड़ा होके वो जंगली बिल्ला बन चुका है, और या चीता या शेर बन चुका है, खून का आदमखोर हो चुका है अब तो अब वो अपने हिस्से की जो बोटी है, वो बोटी का साइज भी बड़ा हो गया है, और इनके पास ये जो नीचे गिद्ध हैं, सियासी गिद्ध, उनके पास कोई ओजड़ी बचेगी, हड्डियां बचेंगी जो बड़ा जो चीता या शेर है वो खा चुका होगा। तो अब इनको ये है कि हमने क्या ये ओजड़ी या ये हड्डियों के लिए हमने ये इतनी बड़ी ये सारा रिस्क लिया था, और आगे हमारे बच्चों का, उनको हमारे आम पाकिस्तानी बच्चों की फिक्र नहीं होगी कि यार ये 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम ये हो गई और सारा जो ताकत का जो सरचश्मा है, हम तो कहते रहे कि अवाम है, और ये आर्मी चीफ साहब बन गए तो क्या होगा पाकिस्तान का। इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र होगी कि जो बिलावल साहब को फिर क्या मिलेगा, बिलावल साहब के पास कोई इख्तियार नहीं होगा तो यानी वो सदा के लिए बूटी पॉलिश करता रहेगा। इनको तो ये था ना कि चले ये बड़े सियाने, अब ये जो बुढ़ापे में जो लोग होते हैं ना, कि कुछ लोगों को तो अल्लाह याद आ जाता है, वो रुजू कर लेते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ढील दे देता है तो फिर इनको अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रहती।
یہ اتنا طمع کرتے ہیں, اتنے لالچی ہو جاتے ہیں اس قسم کے عمر رسیدہ لوگ جیسے ہمارے یہ 17-72 جو لوگ گھوم رہے ہیں ہماری سیاست کے میدانوں میں. ان کو صرف یہ تھا کہ ہماری بیٹی, ہمارا بیٹا, ہمارا کنبا یہ کیسے پلے گا, یہ کیسے آگے شہنشائیت کی طرف آگے بڑھے گا. تو جب ان کو اب یہ پتا چلا ہے کہ سارے معاملات ان کو آگے پھر اسی ادارے نے ہی آگے دینے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی بوٹ پالش کرنا پڑے گی, تو مجھے وہ یاد آ گئی اسامہ بن لادن تھا نا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد. اس نے بھی اس کی کئی بیویاں تھیں, اس نے بھی ایک بیوی کو اپنے بچوں کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بچوں کو پڑھانا اور اس کو ترقی دلانا. یعنی اسامہ بن لادن بھی چاہتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ترقی کریں. تو جتنے سے جتنا جسے کہتا ہے نا کہ ایسا انسان کہ جو دہشت گرد ہو, چلے میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ بھی چاہے گا میرے بچے مجھ سے زیادہ اچھے ترقی کریں اور سلجھے انداز سے زندگی گزاریں. تو یہ ہمارے جو بڑے بڑے مہربان سیاستدان تھے ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی کے محتاج نہ ہو. لیکن ایسا سنگل ڈالا ہے, ایسا پٹا ڈال رہے ہیں ہمارے چیف صاحب کہ کیا ہی کہنے, اور اب لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے. اب یہ ٹویٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کچھ پریشر قائم کیا جائے. آج میں دیکھ رہا تھا بیرسٹرز جو گوہر ہیں ان کی بھی تقریر ایک چینل ایسے پہ لگ رہی ہے, اور کچھ تو صحافی جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایک عجیب ان کی باڈی لینگویج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں یا وہ بےچارے افسردہ ہیں, کیونکہ وہ دونوں طرف سے لفافے لے رہے تھے نا. ایک تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بڑے چہیتے یا اس ادارے کے بڑے چہیتے ہوں گے, وہاں سے ان کو آشیرواد اور یہ ایسی کی تیسی اور ان کو تمغہ امتیاز اور ایسی جو ایڈوانٹیج مل رہے تھے ان کو اس ادارے سے, وہ تو ادھر سے بھی لے رہے تھے. اور دوسری طرف سب سے بڑی جو چمکدار جو اسامی ہے وہ شریف برادری ہے. شریف برادران سے یا مریم صاحبہ سے بھی وہ ان کو وہ کہا گیا کہ شاید ایک ٹویٹ کرنے کے لیے انہوں نے 10 لاکھ روپیہ آفر کر دیا کسی کو, صحافی کو, کہ آپ ہمارے حق میں ٹویٹ کریں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے. یعنی ٹویٹ کے اتنے پیسے دے رہے ہیں تو پھر پروگرام میں ان کے لیے بک بک کرنے کے لیے یا ان کے لیے جو ہے وہ کسی کو اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے کس قدر ان کو وظائف ملتے ہوں گے. تو اب ایسے صحافی جو دونوں اطراف سے مزے لے رہے تھے, اب وہ تھوڑا سا ان کی پھک ہو گئے چہرے. تو آپ بھی نوٹ کیجئے گا کچھ ایسے صحافی, کچھ ایسے سینئر تجزیہ کار, کسی دن ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گا, وہ پھک پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا کریں, ان کی حمایت کریں یا جو ان کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے ان کے بارے میں ہم کوئی تھوڑا سا ان سے یہ اب جمہوری بن جائیں, کیونکہ اب یہ سارے جمہوری بن جائیں گے, سارے انقلابی بننے والے, ہو سکتا ہے انقلابی بن جائیں اور نہیں جی نہیں سی والے ہمارے نہیں مان رہے, یا پھر دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجنے کی ہم کوئی گونج سنیں, یا ووٹ کو عزت دو کہ دوبارہ کوئی جو بات سنیں. لیکن رسک بہت ہے بھائی, کیونکہ یہ جو ووٹ کو عزت دو والے ہیں نا لوگ, یا جن کو خود چل کے عدالت پہنچ گئی تھی انگوٹھے کا نشان لگانے, وہ 50 روپے کا سٹامپ بھی آ جائے گا, ہو سکتا ہے جب جی چاہے وہ 50 روپے کے جھوٹے سٹامپ پہ ہی شہباز شریف کو گرفتار کر لیں. یا نواز شریف صاحب کی جو وہ ہے نا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, وہ کدھر ہیں ذرائع بھائی لاؤ, وہ سارا کچھ جو ہے وہ جی آئی ٹی نے جو لکھا ہوا تھا وہ سب لاؤ ادھر, وہ ساری چیزیں ادھر پڑی. تو رسک بہت ہے. آصف زرداری صاحب کے وہ سارے جو سوئس جو اکاؤنٹس ہیں یا ان کی جو جائیدادیں ہیں, اور بلاول صاحب کی وہ ٹکٹیں, کہ ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہو رہی ہے, بلاول صاحب کی بھی ایئر لائن کی ٹکٹیں اسی اکاؤنٹ سے جا رہی ہیں. سب چیزیں محفوظ ہیں. ہمارے ادارے ایسے کوئی نہیں ہے کہ وہ بالکل مفت میں ہی حکومت نہیں کر رہے, ان کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ویڈیوز ہیں, کیا کیا آڈیوز ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے, تبھی تو یہ سکتے میں. اب نواز شریف اس سے اچھا, تو وہ کل بات ہو رہی تھی واقعی بیماری اس سے اچھا تھا نواز شریف کے, وہ بولتے ہوتے تھے بالکل سکتے میں. زرداری صاحب ایسے وہ اسی میں ہیں کہ چلو یار جان چھوٹی ہے, کم سے کم جیل میں نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان کا حال ہے, اور رسک بہت ہے. یا تو ووٹ کو عزت دینی ہے یا بوٹ پالش نہیں, بوٹ کو چاٹنا ہے آپ نے. تو یہ مزیدار کام ہو گیا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. لیکن دوسری طرف عمران خان جو ہے, حالانکہ یہ جو سیزن ہے نومبر کا سیزن جو ہوتا ہے وہ ایکسٹینشنز کا سیزن ہوتا ہے. باجوہ نے بھی دیکھ لیا
कि आपको एक मौके पे उन्होंने सबके साथ सेलेक्ट कर ली और अपने लिए एक्सटेंशन निकलवा ली। तो आर्मी चीफ चाहे जितना भी तगड़ा हो, मुशर्रफ साहब ने भी एनआरओ दे दिया कि चलो मुझे वो एक मौके पे जब वो मामला हो गया था ना अबू ज़ैबी में बेनज़ीर की शहादत, तो बाद में फिर मामला बिगड़ गए। लेकिन सबसे पहले जो बेनज़ीर साहिबा की जो मुलाकात हुई अबू ज़ैबी में मुशर्रफ साहब के साथ, तो वो सेटलमेंट ये थी, मुशर्रफ साहब ने कहा कि सदर मैं ही रहूंगा, आप आए और बेशक आप वजीर आजम बन जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही एक अहमियत की हामल है कि अब जो दिया जाएगा उसके लिए क्या कुर्बानी जो है वो अब फौज मांगेगी। अब इमरान खान जो हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो कहें कि हाँ जी आए, मैं हाजिर हूं, इनको छोड़ें, एक तो पॉपुलैरिटी है मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है, और मैं आप जो भी तरमीमें करना चाहें मैं करने को तैयार हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो परवेज मुशर्रफ से भी तगड़े साबित हों या ज़िया उल हक से तगड़े साबित हों। सबकी मरून मिन्नत यही है कि हम इक़्तिदार में रहें। और लेकिन इमरान खान क्या कह रहे हैं, बदतरीन कैद हमें मंजूर है लेकिन किसी सूरत आसिम मुनीर की गुलामी मंजूर नहीं है। कैद में बेशक मौत आ जाए लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा, ये कल उनकी बहन कह रही थी। तो ये जो मामला है ना भाई, ये सबसे अहम मामला चल रहा है कि अब इमरान खान बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है, और जो बड़े लोग हैं जो हमारे इस वक्त इक़्तिदार में हैं, अब उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि डू मोर, सिर्फ ऑर्डर इज ऑर्डर। जैसे होता था ना हमारे फौज में, दाएं मोड़ तो दाएं मोड़, बाएं मोड़ तो बाएं मोड़, आगे दौड़ चल तो दौड़ चल, आगे खड्डा है, समंदर है, दरिया है, आग है, दौड़ चल। तो ये ऑर्डर है, जरा अफसरों वाला ऑर्डर आ गया है, 27वीं तरमीम, इसको पास कर। अब देखें इनकी जुर्रत कैसी होती है इसको पास ना करने की, टाल मटोल करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे। ये कुछ ना कुछ, जैसे वो लास्ट टाइम जी हमने वो नाग निकाल दिया है, डंग निकाल दिया है, ये सारी इस किस्म की जो अल्फाज की हेरा फेरी ना, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन आज आके आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सारी ताकत, अब बल्कि दीगर जो फोर्सेस हैं उनकी भी ताकत वो खुद अपने हाथ में लेंगे। और उसके बाद देखेंगे फिर दीगर चीजें भी हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो वजीर आजम जो है जिसको नॉमिनेट करे वो हो। पहले तो ये था कि अपोजिशन लीडर के साथ भी मशवरा करना है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी अगर ये तरमीम पास हुई है। फिर जैसे 18वीं तरमीम में जो NFC था, जो माल था वो सूबों को दिया जाता था, एक तो ये होगा। और इसके अलावा फिर आईनी अदालत के, आईनी बेंच नहीं, अब आईनी अदालत के बारे में ये कहा जा रहा है पूरी अदालत ही हो और उसमें मजीद जो जो वो करना चाहें वो करें। फिर एक कौम एक निसाब, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल तो होंगी, उनकी कोई सरोकार नहीं हो, लेकिन एक थोड़ी सी प्रोमिनेंट उनको दिखाया जाएगा, देखें जी हम कौम के लिए क्या कुछ करें। जैसे ज़िया उल हक जो है वो सलात कमेटियां बना दी थी। अब कौन मुसलमान है जो कहेगा कि नहीं जी हमने नमाज नहीं पढ़नी, तो इस और सलात कमेटियों के साथ साथ रेफरेंडम भी करवा दिया, और रेफरेंडम जैसे ये लोग करवाते हैं वो भी आपको पता है। तो कुछ चीजें बज़ाहिर उनमें हो जाना वो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे उनके अपने मकासद जरूर होंगे। तो ये जिसे कहते हैं कि रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, ये आने वाले 3-4 दिनों में अवाम तो रुल गए हैं, लेकिन जरा इन बड़ों के सूरत हाल देखिएगा कि एक तरफ इनको बूट पॉलिश क्या बूट चाटना पड़ेंगे, और अगर ना चाटें, डूम और ना किया तो फिर जेल के दरवाजे खुले। वो सारी फाइलें, सारे अंबार देखें आप चुटकियों में अपने हमारे न्यूज चैनल्स पे भरमार देखिएगा। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, या नवाज शरीफ साहब, जब से अब ये भी होगा, एक सिम्टम निशानी होती है ना, अगर ये बीमार होना भी शुरू हो जाएंगे, ये भी जरा नोट कीजिएगा कि वो 2-2.5 साल से बीमार नहीं हुआ इमरान खान, एक बार भी कोई अस्पताल में कोई छोटा मोटा चेकअप भी नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मामला खराब होते हुए नजर आए तो इनकी बीमारियां दोबारा से लौट आने का खतरा होगा। आप और मैं यहीं पे हैं, और जाते जाते दोबारा बताते चलो, इंशाल्लाह जो करंट अफेयर्स पे मेरा वीलॉग होगा वो होगा बोलो पाकिस्तान की खातिर। फारूक नजर पाकिस्तानी फैन का अलग चैनल होगा और स्पोर्ट्स का अलग चैनल होगा, तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं और आप, हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए बोलते रहें। और ये जो पीछे आप डायनों और जिनों के पंजे देख रहे हैं, इनके पंजों से हम अपना प्यारा वतन
آزاد کروائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ نئی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔